So hello everyone, this is Abhishek and welcome to Focal IS once again, and today we'll discuss UK स्पेशल करंट अफेयर, उत्तराखंड का करंट अफेयर। और ये कंप्लीट जो आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर है ये दो सेपरेट वीडियो में आएगी, एक आज आ रही है और दूसरा जो करंट अफेयर की वीडियो है वो कल आएगी। तो आपका कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर सिर्फ ये दो वीडियोज़ को देख के टैकल किया जा सकता है। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट डिस्कस समथिंग अबाउट आवर पीडीएफ बैच। तो व्हाट इज़ अबाउट पीडीएफ बैच? तो पीडीएफ बैच में आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर का कंप्लीट पीडीएफ, उत्तराखंड की ज्योग्राफी का पीडीएफ, यूके हिस्ट्री का पीडीएफ, उत्तराखंड के इकोनॉमिक सर्वे और बजट का कंप्लीट पीडीएफ, सेंसस, ट्राइब्स, 1200 क्वेश्चंस जो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट हैं कि आप उत्तराखंड के इस बिगेस्ट पोर्शन को टैकल कर पाओ। साथ ही यूके के 2 साल में जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उनका एक्सप्लेनेशन के साथ विद एक्सप्लेनेशन और थीम बेस्ड डिस्कशन प्लस करंट अफेयर आपको मिलेगा। सिर्फ ये करंट अफेयर की पीडीएफ आपको नहीं मिल रही है, इनके साथ आपकी वीडियोस भी मिलेंगी। और उत्तराखंड इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि 2024 का जो हम पीसीएस देख रहे हैं तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सीधे यूके पीएससी ने बोल दिया है कि 50 जो क्वेश्चन है, 50% नहीं, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड से होंगे। और ये 33% का वेटेज है, 33% का वेटेज है, यानी आप सोचो कि 87 के आसपास कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 150, तो आपका ये 55%, 56, 60% कट ऑफ जा रही है, जिसमें से 33% अकेला उत्तराखंड कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बिना उत्तराखंड को किए जाना पॉसिबल नहीं है कि आप जो है ये पीटी क्लियर करो। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत हुआ है या नहीं किया जा सकता, आप इतना कर लोगे ना, ये सिर्फ 1200 क्वेश्चन को 2-3 बार देखोगे तो ये जो 50 क्वेश्चन है इसमें से 30-35 क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो जिनको भी ये पीडीएफ लेनी है दे कैन सब्सक्राइब दिस प्रोग्राम एंड बाई पेइंग 199 रुपीज़, राइट। तो देयर इज़ अ very minimal fees attached to this PDF batch, that is 199 rupees। और नंबर है जिस पे आपको पेमेंट करना है 7827530282 पे। इस पे पेमेंट करके इसी के व्हाट्सएप पे आप शेयर करिए, आपको PDF शेयर की जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर, उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर का डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर ऑफ उत्तराखंड नाउ। सो इसको पीडीएफ से ही डिस्कस करेंगे हम। तो पहले पेज पे मैंने एक इमेज डाल रखी थी, तो इस इमेज को भी समझते हुए चलते हैं कि क्या क्या कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो हमको पता है कि उत्तराखंड में दे आर 6 नेशनल पार्क्स। कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जो उत्तराखंड में हैं। तो हम सबको सबसे पहले पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से हम एक जानते हैं, जो कि पहले जब 1936 में बना तो ये हैली नेशनल पार्क के नाम से बना। किस नाम से? हैली नेशनल पार्क के, ठीक है। फिर इंडिया आज़ाद होता है, ठीक है, 1954-55 में, 1954-55 में इसका नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क रखा जाता है। सारी चीज़ें आप लाइन बाय लाइन नोट करते हुए या शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन। रामगंगा नेशनल पार्क रखा जा रहा है, इसमें सिर्फ उत्तराखंड नहीं, आपका नेशनल करंट अफेयर, नेशनल जीके, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ। रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया 54-55 में। फिर अगेन 1955-56 में जो हंटर हैं, क्या नाम है, जिम कॉर्बेट, इनके नाम पे इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1955-56 में किया गया। तो 2 बार नाम बदले हैं, हेली नेशनल पार्क से रामगंगा नेशनल पार्क 1954-55 में, और 55-56 में अगेन इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब ये रामगंगा नेशनल पार्क किया गया तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो रामगंगा है, ये रामगंगा रिवर है जो इस नेशनल पार्क को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स में जो है रामगंगा रिवर इसको डिवाइड करती है, किसको? आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। तो रामगंगा के साथ में इसमें 2 और नदियां यहाँ से बहती हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करो, ठीक है, तो एक तो आपकी रामगंगा निकलती है, सोना नदी निकलती है, और सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ना, इसी का पार्ट है। सोना नदी एंड कोसी, ये 3 नदियां जो हैं आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होके निकलती हैं, और ये नेशनल पार्क आपके नैनीताल जिले में पड़ता है। क्लियर है? इसका बफर जोन यूपी में भी एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है हमारा जो है
राजाजी नेशनल पार्क। अच्छा, ये नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है ना, ये इसी के जो है एरिया, बफर एरिया में आती है। सोना नदी और जो है ये नंदौर, और इसका जो टोटल जो एरिया है 520 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये याद रखना। दूसरा है अपना राजाजी नेशनल पार्क। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ दैट कि जब आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो रहा है, क्या प्रोजेक्ट टाइगर शायद 13 अप्रैल 1973 से स्टार्ट हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 1973 में जब स्टार्ट हो रहा है तो ये पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका इसी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट किया जा रहा है, ये याद रखना। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, यानी यहाँ पे टाइगर रिजर्व कब से है आप देख रहे हो, 1973 से है। ठीक है, नेशनल पार्क और टाइगर नेशनल पार्क तो काफ़ी दिन से, टाइगर रिजर्व 1973 से है। अब बात करते हैं राजाजी नेशनल पार्क की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, और ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये 3 जिलों को जो है पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, 3 जिलों में 1983 में बना, टोटल एरिया 820 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट ये है फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 3 मोतीचूर, राजाजी और चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके इसको बनाया गया। कौन कौन सा? तो जो आपका राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है, वो 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कौन कौन सी? मोतीचूर, चिल्ला एंड चिल्ला रेंज भी है, याद रखना, चिल्ला एंड राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मर्ज करके बनाया गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कब बनाया गया? तो 1983 में बनाया गया, है ना। इसमें टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया? बार बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब स्टार्ट किया गया, तो ये आपको बताना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ स्टार्ट हो रहा है 2015 में। ठीक है, याद रखना। तो 2 ऐसे नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, एक में 2015 में स्टार्ट किया गया और एक में 1973 में। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये WPA एक्ट के अंदर, जो WPA एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972, इसके तहत ये स्टार्ट किया गया, ये भी याद रखें। और आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये कब बनी है? ठीक है, और इसका काम क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इंडिया में जो टाइगर सेंसस हुई है, जो नेशनल करंट अफेयर में ये देख के जाना है। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में समिट हुई थी, इस वजह से ये दिन मनाते हैं। तो उस समय टाइगर्स की पॉपुलेशन में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। तो वो कलेक्टिव जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, इन्होंने एक जो है मोटो बनाया कि हमको टाइगर्स को प्रिजर्व करना है। तो इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में जो 29 जुलाई को ये हुआ था टाइगर समिट, उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो हमने 2 नेशनल पार्क देख लिए है ना, तो इनके बारे में इनको डिलीट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। अच्छा, झिलमिल लेक भी यहाँ पे है राजाजी नेशनल पार्क में, ये भी याद रखना, राजाजी। ठीक है, तो इतना हमने राजाजी और आपका जिम कॉर्बेट देख लिया। आगे बढ़ें। ठीक है, साथ में आप लोग करते हुए चलना, ये जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस है ना, ये बहुत वाइटल हैं और ये पूछा जाएगा। अब बात करेंगे असम कंजर्वेशन रिजर्व की। ठीक है, तो ये जो असम कंजर्वेशन रिजर्व है ये देहरादून में पड़ता है और यहीं पे असम बैराज भी है। ठीक है, असम बैराज भी है और ये रिवर का नाम भी असम है, आसान है। ठीक है, और ये उत्तराखंड की एकमात्र रामसर वेटलैंड साइट है, ये याद रखेंगे। ओनली रामसर वेटलैंड साइट ऑफ उत्तराखंड, असम जो है ये। ठीक है, अब असम एकमात्र रामसर साइट है। तो रामसर साइट होती क्या है? तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में काफ़ी ढेर सारी कंट्रीज़ ने मिलके एक कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया। ठीक है, इस कन्वेंशन का नाम है रामसर कन्वेंशन। कन्वेंशन का काम क्या है कि जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं, जिनका जो है वाटर टेबल रिचार्ज और सारी चीज़ों में रोल है, जो प्रकृति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रिजर्व या कंजर्व करना है। ये बाइंडिंग है क्या? तो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, जो बाइंडिंग नहीं है, तो ये जो है इसके तहत रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इंडिया में अभी जो रिसेंट रामसर साइट्स हैं वो बताना है। ये 2021 में बना था, ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा जो रामसर वेटलैंड्स हैं वो कौन से स्टेट में हैं?
ये भी आपको बताना है। सबसे ज़्यादा एरिया अगर वेटलैंड्स की बात करें, रामसर यहाँ पे आप ना करो तो गुजरात में है, उसमें रामसर नहीं, रामसर को छोड़ के सबसे ज़्यादा एरिया गुजरात में है। सबसे बड़ा जो रामसर वेटलैंड साइट है वो सुंदरबन है, सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। ये कुछ चीज़ें फैक्ट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो हमने आसाम देख लिया। देन आता है आपका उस आसाम के ऊपर मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तराखंड की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर में है आपकी मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नंदौर, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने इतनी चीज़ें देख ली, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आसाम जो है ना, ये फेमस है फॉर जो रेड हेडेड बल्चर है, जो इंडियन बल्चर, इंडियन ब्लैक बल्चर है, जो गिद्ध है, इंडियन ब्लैक बल्चर, जिसको रेड हेडेड बल्चर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका IUCN स्टेटस जो है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रखना आसान में। इसी के साथ में जो रेड हेडेड वल्चर है, वाइट रम्ड वल्चर भी मिलता है और बियर्स पोकार्ड भी। ये तीनों के तीनों जो हैं, वाइट रम्ड वल्चर और बियर्स पोकार्ड, ये सारी आपको आसान वाला जो, क्योंकि ये बर्ड साइट है ना, वेटलैंड है, यहाँ पे ये तीनों मिलेगा और ये तीनों के तीनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। आपके एग्जाम में ये प्रश्न दिख सकता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ की आसाम तक देख लिया, यानी हमने प्लेन वाले एरिया में जितनी भी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं लगभग देख ली है ना, कि आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्लेन में, ये हमको मालूम है उत्तराखंड में कौन कौन सा है। तो जहाँ पे प्लेन एरिया पड़ रहा है तो हमारा चालू हो रहा है देहरादून से, ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। तो दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो आपकी प्लेन एरिया में पड़ती हैं और लगभग 14% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट ये प्लेन है। बाकी का क्या है आपका माउंटेनियस रीजन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अराउंड बोल रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा गोविंद पशु विहार, 472 स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और इसको मिला के ये बनाया गया नेशनल पार्क है गोविंद। और प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड वो स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ये याद रखना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें एक वीडियो मैं इन चीज़ों के ऊपर अलोन बनाऊंगा, जिसमें ये डिस्कस करूंगा कि ये कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, जो जहाँ पे उत्तराखंड इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि विच वन इज़ द बिगेस्ट, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, अभी के लिए याद रखना कि दिस इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। अपर कैचमेंट एरिया ऑफ भागीरथी में पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 हैं, गंगोत्री के बाद वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। अब ये दोनों मिलके जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, विच इज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। कब बना, पहले जो है वैली ऑफ फ्लावर बना, नंदा देवी को किया गया, फिर बाद में इसमें वैली ऑफ फ्लावर को इंक्लूड किया गया। अब वैली ऑफ फ्लावर के बारे में एक फैक्ट आपको देखने को मिल सकता है कि इट लाइज बिटवीन जंस्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालयाज, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका चमोली वाले रीजन में पड़ता है। अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की तो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन नेशनल पार्क जो है वैली ऑफ फ्लावर ये चमोली में पड़ता है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, ये याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है। अस्कोट जो है मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये पिथौरागढ़ में पड़ता है अस्कोट, और यहाँ पे मस्क डियर के प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे सेंटर खोला गया है अस्कोट में, पिथौरागढ़ में है, मस्क डियर के लिए जाना जाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बात करोगे कि मस्क डियर जो है ये मिड हिमालयन रेंजेस में आपको देखने को मिलेगा। तो केदारनाथ में भी पूछा तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये प्रोटेक्शन साइट जो है वो आपकी अस्कोट है, ये याद रखना। देन मिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो इतना हमने प्रोटेक्टेड साइट्स उत्तराखंड की देख ली है। आइए अपना करंट अफेयर पे चलते हैं, सीधे करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड ने अभी अभी जो है रिसेंटली 18 जो अपनी साइट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको रीनेम कर दिया है, प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। तो ये क्या 18 के 18 नाम हमको याद होने चाहिए? तो आंसर इज़ नो, ठीक है। ये 18 नाम कैसे याद करोगे भाई? 18 नाम कैसे याद रहेगा कि आप 18 जगहों का नाम याद करो? अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो दीज आर द सिटीज़, दीज आर द टाउन्स। हरिद्वार में 8 है, देहरादून में 4 है, नैनीताल में 2 है और उधम सिंह नगर में 1 है, जहाँ पे नेम चेंज किया गया है। आपको क्या जानना है कि ये 4 जगहों में रिसेंटली उत्तराखंड सीएम अनाउंस्ड रीनेमिंग ऑफ 18 प्लेसेस
इन हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर। ऊपर मैंने क्यों बताया कि ये 4 ज़िले प्लेन वाले हैं, ताकि ये चीज़ याद रहे आपको कि दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट जिनमें प्लेन एरिया पड़ती है, ठीक है, प्लेन जो है पड़ता है। तो ये 4 ज़िले हैं जहाँ पे ये नामकरण हुआ है, पुनः नामकरण हुआ है। अच्छा, तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल मैंडेटा है कि जो अच्छा स्टेट्स का नाम है तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास में है, लेकिन अगर सिटी का टाउन का नाम चेंज करना है तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके पास पावर होती है। अब ये कैसे क्या है पूरा ये आप लोग देखोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख के जाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिखाएंगे कि कौन सा है, ठीक है। तो क्या क्या चेंज हुआ है, रिनेमिंग ऑफ जो स्टेट्स है आर्टिकल 3 और 4 के अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। नैनी लेक एट रिस्क, क्यों भाई, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो नैनी लेक का पानी जो है वो 5 साल में काफ़ी नीचे चला गया है, अभी 4 फीट नीचे गया है, ठीक है, 4 फीट नीचे चला गया। तो ये कंसर्न दिखाया जा रहा है क्योंकि मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नैनीताल इज डिपेंडेंट ऑन दिस लेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नैनीताल जो है, नैनी लेक। अब नैनीताल इज़ वेरी फेमस, इसको सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन UPSC में पूछ लेगा कि हु डिस्कवर्ड नैनीताल इन 1800s, तो इट वाज पी बैरन, ठीक है, पी बैरन। अब इसका जो साइज़ कैसा है, तो किडनी शेप साइज है इस लेक का, ठीक है। प्रोवाइड 76% नैनीताल वाटर इन 2024, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा कुमायूं में पड़ता है। अब जो आपका नैनीताल है इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट लेक हैं, मैं 1-2 की बात कर लेता हूँ। तो एक तो हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भीमताल, कौन सा है, भीमताल, एंड दिस इज द बिगेस्ट लेक ऑफ कुमायूं, और उत्तराखंड भी कह सकते हो, ठीक है, बिगेस्ट है। इसी के साथ हमारे पास नैनीताल में ही एक डीपेस्ट लेक भी है ऑफ उत्तराखंड, दैट इज़ नौकुचिया ताल। अभी नौकुचिया ताल इसका नाम क्यों पड़ा, बिकॉज ऑफ 9 कॉर्नर। यहीं पे हमारे पास खुरपा ताल है, ठीक है, खुरपा ताल भी नैनीताल में है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्स सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। चलिए, अब उत्तराखंड में जो मदरसा बंद कर दिया था स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसको जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 3 अप्रैल 2025 को कि इनको फिर से रीओपन किया जाए, ठीक है। 2 कोर्ट ने ये मदरसास को बहुत वो नहीं किया है, बस स्टेट को ये बोला है कि आपकी चीज़ें आपने सही किया। तो स्टेट ने ये दिया था कि भाई बिना स्टेट के नॉलेज के ये मदरसा जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्कूल रन नहीं करवा सकता है। तो हाई कोर्ट ने बोला ठीक है, दैट्स वेरी फाइन, नहीं करवा सकता, लेकिन आपने इनको बंद करवाने से पहले कोई सो कॉज नोटिस नहीं जारी किया, दैट इज़ टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसको फॉर द टाइम बिंग फिर से रीओपन करने की बात की है 136 मदरसों को, ठीक है। तो ये देख लेना, ठीक है, मदरसा कैन नॉट रन अ स्कूल विदाउट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, ये प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, जिसको ड्यू प्रोसेस को ये मदरसा ने फॉलो नहीं किया, ठीक है, ड्यू प्रोसेस वायलेशन किया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पार्ट 2 लॉन्च किया गया है 2024 से लेके 29 तक। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका काम क्या है, तो ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ कोई भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, ताकि ये जो बॉर्डर विलेजेस हैं ये एक्ट कर सकें एज एन ईयर एंड आई ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 24-25 से 28-29 तक चलेगा ये 2, ठीक है। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये 1 वो 2021-22 में शायद लॉन्च किया गया था, एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। 21-22 में टोटल आउटले कितना है, तो 6839 करोड़ रुपीज़, 6839 करोड़ रुपए का टोटल आउटले है, ठीक है। अब टोटल आउटले है कौन कौन से स्टेट में, तो ऑब्वियसली जो आपके बॉर्डर स्टेट्स हैं वहीं चलेगा, ठीक है। स्कीम फोकस एरियाज क्या हैं, बेटर लिविंग कंडीशन इन बॉर्डर विलेजेस, लाइवलीहुड जनरेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी, कंट्रोल ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स, विलेजेस एज आइज एंड ईयर्स ऑफ बॉर्डर फोर्सेज, तो ये है। अब दूसरी न्यूज़ है इक्विन इन्फ्लुएंजा उत्तराखंड में। तो ये जो म्यूल्स हैं, जो खच्चर हैं उत्तराखंड में, इनमें ये इन्फ्लुएंजा देखने को मिला है। खच्चरों में ये है एक जो है आपका इक्विन इन्फ्लुएंजा, बस इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस वायरस का सब टाइप कौन सा है, तो H3N8 है,
H7N7 है। अब बर्ड फ्लू का वायरस का आप लोग बताइए कि क्या है, H5N7 है कि H1N1 है, तो उसी तरह की चीज़ें हैं, तो ये याद रखिए। इन्फ्लुएंजा है एक्विन इन्फ्लुएंजा, जो कि म्यूल्स और जो है हॉर्सेस में होती हैं, और ये बहुत कंटेंजियस है, बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, अब ये बोला गया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि ये जो है जब 4 धाम यात्रा स्टार्ट होने से पहले इन सबको वैक्सीनेट करवाओ, ये ख़त्म करवाओ, नहीं तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, नेगेटिव फ्लू टेस्ट चाहिए कि ये खच्चर फिर से इसमें चालू हो सके। तो 30 अप्रैल से यमुनोत्री खुला है, 2 मई से केदारनाथ जो है, 4 मई से बद्रीनाथ जो है यहाँ से दर्शन चालू हो चुके हैं, ये याद रखना। ठीक है, देन चिंतन शिविर 2025, क्या है चिंतन शिविर? तो चिंतन शिविर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया। 2 डे इवेंट है, देहरादून में हुआ। इसका एम क्या है? स्ट्रेंथन करना सेंटर स्टेट टाइज। किस लिए? फॉर इंश्योरिंग सोशल जस्टिस टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ये है आपका चिंतन शिविर। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो 4 की पिलर को डिस्कस किया गया इसमें, एजुकेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल प्रोटेक्शन को एंड एक्सेसिबिलिटी को। मेजर स्कीम जो है प्रोग्रेस जो डिस्कस किया गया, ADIP, PWD स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल इंक्लूजन, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एक्सेट्रा। कंसर्न रेज्ड ऑन डिजिटल एक्सेस वेरिफिकेशन एंड ट्राइबल आउटरीच कैसे किया जाए, यही पे पूरा जो है SSV जो है PM SSV स्कीम जो है फोकस कर रही। पर्पज आप सबको पता है, चिंतन शिविर में PM SSV के ऊपर डिस्कस किया गया। तो PM SSV क्या क्या है, सीड स्कीम के बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम देख के जाएंगे। देन बात करते हैं अंतर्दृष्टि इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 7 अप्रैल 2025, 7 अप्रैल को 2025 को लॉन्च किया गया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, देहरादून ने इसको लॉन्च किया है अलॉन्ग विद नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड NAB दिल्ली। तो 2 इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून और नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड न्यू दिल्ली ने मिलके ये अंतर्दृष्टि शिविर लॉन्च किया। अंतर्दृष्टि शिविर से आप यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि अंतर्दृष्टि की जो विजुअली हैंडीकैप्ड नहीं है, एक ऐसा रूम बनाया जाएगा, एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि अगर ये जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं ये कैसा फील करते होंगे। ठीक है, तो ये अंतर्दृष्टि है, अ सेंसरी डार्क रूम डिज़ाइन टू स्टिमुलेट द डेली लाइफ ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ के लिए सेंसिटाइज और थोड़ा सा वो हो सको, फील कर सको। इनेबल साइटेड इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म टास्क इन कंप्लीट डार्कनेस, प्रोमोटिंग एम्पैथी एंड अवेयरनेस। ठीक है, आपकी उस तरह की भावनाएं पैदा हो सके उन लोगों के कि भाई ये जो लोग विजुअली हैंडीकैप्ड हैं कैसे देखते होंगे। जब तक इंसान वो फील नहीं करेगा तब तक वो जान नहीं पाएगा। वही है आपका अंतर्दृष्टि शिविर। एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड रियल चैलेंजेस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस। इनेबल इंक्लूजन, एक ऐप भी लॉन्च किया गया है, इसका नाम ही है इनेबल इंक्लूजन। अमार सेवा संस्थान ने लॉन्च किया है, इतना याद रखना। पार्टनर है NIEPVD टू इन्हांस द ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अब ये NIEPVD क्या है आप लोग बताओगे? NIEPVD क्या है? तो अभी देखा है हमने, अगर आपको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक, तो इतना याद रखना अबाउट अंतर्दृष्टि इनिशिएटिव। किससे रिलेटेड है? एक डार्क रूम क्रिएट करवाएंगे, उसमें जो लोग देख सकते हैं उनको फील करवाएंगे भाई कैसा लगता है, जी के देखो 1-2 दिन। ठीक है, देन सिक्यारा टनल उत्तरकाशी, जहाँ पे काफ़ी लोग फंसे थे कुछ दिन पहले उत्तरकाशी में, तो 16 अप्रैल 2025 को एक्सकवेशन वर्क ऑफ 4.53 किलोमीटर सिक्यारा टनल का एक साइड का, जैसे ये 2 साइड से टनल है ना, एक ये इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है, तो एक साइड का ये 4.53 यानी 4.53 किलोमीटर्स ऑफ वर्क हैज़ बीन, एक्सकवेशन वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। और ये जो एंट्री है, एंट्री, तो एंट्री पॉइंट पे ये जो बाबा बाकुनाग का मंदिर था, यहाँ पे टेंपल इनॉग्रेट भी किया गया और इसको बाबा बाकुनाग टनल के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा बाकुनाग। अ पोर्शन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल हैड कोलैप्स्ड ऑन नवंबर 12, 2023, ट्रैपिंग 41 कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेकिन इनको सक्सेसफुली बाहर निकाला गया था। ठीक है, बाहर निकाला गया था। चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है बाबा बाकुनाग टेम्पल एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल। याद रखना, कौन बना रहा है ये पूछेगा तो नवयुग इंजीनियर्स कंपनी है हैदराबाद की,
प्रोजेक्ट टेंडर किसने किया है? तो नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये फुली फंडेड गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। टनल जो है ये पार्ट है चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, चार वेदर रोड जो है कहते हैं कि इसका 75% काम पूरा हो चुका है। डबल टनल जो है लेन टनल है, 1384 करोड़ रुपए बजट है। ये रिड्यूस कर देगी गंगोत्री से यमुनोत्री की दूरी बाई 25 किलोमीटर्स, ठीक है, 25 किलोमीटर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिग्यारा टनल याद रखना, कहाँ से कहाँ तक कि गंगोत्री से यमुनोत्री की दूरी को रिड्यूस करेगी। ड्राइव अगेंस्ट इलीगल रेसिडेंट इन उत्तराखंड, अप्रैल 2025 में ये ड्राइव चलाई गई है। क्या है पूरा? तो 17 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऑर्डर किया है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पीपल, जो लोग रह रहे हैं स्टेट में विद फेक आईडी कार्ड्स। पुलिस डायरेक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड एक्ट अगेंस्ट इलीगल रेसिडेंट्स, क्रैक डाउन ऑन ड्रग माफिया एंड लॉ एंड ऑर्डर डिसरप्शन टू बी इंटेंसिफाइड, ठीक है। तो ये सीएम ने रेज किया है कंसर्न ओवर डिलेज इन साइबर क्राइम एफआईआर शॉर्ट स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है। तो क्या ये पीटी में पूछेगा? तो मुझे कम उम्मीद है, फिर भी एक बार देख के जाना, मेंस का पॉइंट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक, ठीक है। तो कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की रेल लिंक 16 अप्रैल 2025 को अश्विनी वैष्णव जो कि आपके रेलवे मिनिस्टर हैं और आपके सीएम स्टेट के, विटनेस किए हैं द ब्रेक थ्रू ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल, जो कि 14.57 किलोमीटर की हैं और इसको टनल नंबर 8 के नाम से भी जानते हैं। बिटवीन देवप्रयाग एंड जानसू के बीच में ये चालू किया गया है, ठीक है, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक का पार्ट है। तो ये टनल नंबर 8 बिटवीन कहाँ से? तो देवप्रयाग से जनासू तक। तो प्रोजेक्ट ओवरव्यू अगर बात करें ये पूरे प्रोजेक्ट की, तो ये जो 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गॉज रेल प्रोजेक्ट है, यानी 1.25 मीटर्स का प्रोजेक्ट है। मीटर गॉज होता है, उसके बाद नैरो गॉज 0.57 मीटर का होता है, ये चीज़ याद रखना। ब्रॉड गॉज जो होता है 1.25 मीटर का, फिर आता है मीटर गॉज, फिर आता है 0.75 मीटर का नैरो गॉज। जो नैरो गॉज इंडिया में कहाँ अभी है, ब्रिटिश टाइम का है बना हुआ है दो, लेकिन कहाँ पे अवेलेबल है ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, तो ये टोटल जो है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक है, ये 125 किलोमीटर की होनी है। इसी के अंतर्गत इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल है, 14.57 किलोमीटर की, टनल नंबर 8 के नाम से हम जानते हैं। ये देवप्रयाग से जानसू यानी इसी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक में पड़ता है, जिसका जो है ब्रेक थ्रू हो गया है, मतलब इसका काम पूरा हो गया है। एग्जीक्यूटेड कौन कर रहा है, इसको बना कौन रहा है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका एम क्या है? टू लिंक की टाउन्स देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग विद ट्रेन्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पूरा कंप्लीट होगा। तो टनल की डिटेल है, टनल नंबर 8 इज अ ट्विन टनल, ठीक है। तो एक में अभी ब्रेक थ्रू मिला है, ट्विन टनल जैसे मैंने वहाँ पे बात की सिग्यारा में, वही हाल है, ट्विन टनल है। ब्रेक थ्रू ऑफ सेकेंड एक्सपेक्टेड बाई जुलाई 2025, यानी अगले महीने में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यूजिंग जर्मन मेड टनल बोरिंग मशीन, TBM जो है जर्मन मेड है, जिसका नाम है शक्ति। तो ये आपका एक MCQ पूछ सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जर्मन मेड टनल बोरिंग मशीन है, जो कि पत्थर काटती है, ठीक है, उसका नाम शक्ति है। और इसको ऊपर ले जाना ही बहुत बड़ा टास्क था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और इस मशीन को जो चला रहा है, ये जर्मन मेड तो है, लेकिन लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है चला रहा है। फर्स्ट टाइम यूज़ ऑफ TBM टेक फॉर रेलवे टनलिंग इन इंडियन माउंटेन्स, ऐसा हो रहा है, ठीक है। बिल्ट इन सेस्मिक जोन 5, तो ये जो आपका उत्तराखंड 2 सेस्मिक जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये जो है 5 और 4 में डिवाइडेड है, सॉरी ये जो है 4 है और ये यहाँ से ये जोन 5 है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन एंड जियोलॉजी, ग्लोबल बेंचमार्क देखते हैं तो अचीव सेकेंड फास्टेस्ट टनलिंग ग्लोबली, ये जो आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग में हुआ है, पूरे दुनिया में जितना तेज हुआ है उसमें सबसे दूसरे नंबर पे आता है। तो एवरेज जो प्रोग्रेस है 413 मीटर पर मंथ है, ठीक है।
जो यहाँ पे है आपका इंडिया का। स्पेन में जो सबसे हाई हुआ था 423 मीटर पर मंथ, और यहाँ पे हमने 413 मीटर कर लिया है। तो दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट स्पीड इन द वर्ल्ड। कि चैलेंज क्या क्या आए थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इतनी चीज़ें आपको देख के नहीं जानी है। आप अभी के लिए याद रखो कि ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक है, इसमें जो है टनल नंबर 8 का एक पार्ट का, ठीक है, टनल नंबर 1 का पार्ट 1 का इनॉग्रेशन हो चुका है, मतलब इस कंप्लीट हो चुकी, नॉट इनॉग्रेशन। और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, रेल टनल है 14.57 किलोमीटर, विच विल कनेक्ट देवप्रयाग एंड जनासू। इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देवप्रयाग और जनासू, ठीक है। बाकी आप लोग ये देख लेना, जिनको भी PDF चाहिए तो दे हैव टू सब्सक्राइब द प्रोग्राम फॉर 199 रुपीज़। इसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड की PDF मिलेगी, नॉट जस्ट ऑफ ये करंट अफेयर, ठीक है। तो अगर आप सिंगल करंट अफेयर की भी PDF चाहिए तब भी आपको ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंबॉलिक टाइमिंग क्या है, ब्रेक थ्रू ऑकर्स ऑन सेम डेट इंडियाज फर्स्ट रेल जर्नी वॉज स्टार्टेड इन 1853। तो अब तक हम कहीं कहीं 1854 पढ़ते थे कि इंडिया में रेल जो आई थाने से मुंबई 1854 में, बट इट वॉज 1853, ठीक है। बोरी बंदर जो प्रेजेंट डे मुंबई में है टू थाने में ये पहली ट्रेन चली थी, और ये पहली पैसेंजर भी पूछे तो यस, दिस वाज द फर्स्ट पैसेंजर एंड फर्स्ट ट्रेन एज वेल, ठीक है। मालगाड़ी इंडिया में बहुत पहले से चली है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा हमको इतिहास मिलता नहीं, कहीं कहीं पे रिसर्च पेपर्स में है। और वो भी आपके जो काठ गोदाम वाला रीज़न है, यहाँ पे लकड़ी जो है ढोने के लिए, गंगा में बैरेज बनाने के लिए, ये आपका जो रुड़की है, रुड़की के पास में सबसे पहले ट्रेन चली थी इंडिया में, लेकिन ये कहीं पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है। आगे चलते हैं, फसाई प्रमोट हेल्दियर डाइट अलॉन्ग चारधाम यात्रा। तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका कंसर्न था कि भाई ये यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग तला भुना बेच रहे हैं, तो इस पे रेगुलेशन लगाना चाहिए। और PM का जो कॉल भी है कि 10 ग्राम जो है 10% नमक और सॉल्ट और शुगर में कट करना है, तो इसी के तहत जो फिट इंडिया मूवमेंट है, इसके तहत ये ड्राइव चलाई गई चारधाम यात्रा में। तो प्रॉपर चेकिंग वगैरह होगी, ये है, और आपको लो सॉल्ट लो शुगर ऐसा डाइट होना चाहिए। रन बाई उत्तराखंड FDA एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेनिंग वर्कशॉप हेल्ड उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, चंबा और श्रीनगर में। गाइडलाइन फॉर फूड वेंडर्स क्या थी, तो कट यूज़ ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, अवॉइड पापड़, पिकल और MSG क्या है, मोनोसोडियम ग्लूकामेट। मोनोसोडियम ग्लूकामेट, जिसको आप देखते हो कि आप जो चाउमीन खाते हो उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो क्रिस्टल की तरह से पड़ता है, जिसको हम अजीनोमोटो बोलते हैं, यही है, ठीक है, अजीनोमोटो। तो ये केस आया था आपका 2015 में, आपको पता होगा कि मैगी के केस में, किसमें अजीनोमोटो का काफ़ी यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, एक स्टडी और आई है, ये तो हम बोलते हैं कि हाँ अजीनोमोटो बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, बहुत इंजूरियस है, बट अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, 2-4 महीने पहले स्टडी आई है कि इस अजीनोमोटो से तो ज़्यादा इंजूरियस जो है आपका कॉमन जो सॉल्ट है, हाउस सॉल्ट आप यूज़ करते हो वो है, तो उतना ही हार्मफुल है जितना हाउस सॉल्ट है। अगर मैं ये लिखने के लिए नहीं है, आप लोगों को अगर यूज़ करना है उसके लिए बता रहा हूँ। तो कई जो है अमेरिकन जनरल ने, क्योंकि अजीनोमोटो तो ज़्यादा चाइनीज़ उसमें यूज़ होता है, लेकिन ये अमेरिकन जनरल की वो है स्टडी कि इसमें अजीनोमोटो को लेस हार्मफुल बताया हुआ है, ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूकामेट फ्लेवर इनहांसर है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ग्लूटामिक एसिड है, रिमेंबर मैगी केस तो याद रखना। यूज़ नेचुरल स्वीटनेस लाइक डेट्स, फ्रूट्स, ये अर्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे तो ये पूछ लेगा ड्राइव के बारे में, ठीक है। तो ड्राइव नहीं भी पूछता है तो फसाई के बारे में पूछेगा। सोचिए कि आप करंट अफेयर, हमेशा करंट अफेयर नहीं होता, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं, आपका लिंक जो इसके साथ में जो स्टैटिक का लिंक होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे पूछेगा कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब आया, तो ये एक्ट आया था FSSAI एक्ट 2006, इसके थ्रू आया है। रेगुलेट करता है फूड सेफ्टी को, क्वालिटी को इंडिया में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। 8 जोनल ऑफिसर्स भी हैं। चेयरपर्सन सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होता है, सेंटर अपॉइंट करता है, ठीक है, याद रखना इतना। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम पेज नंबर 6 पे हैं और टोटल 47 पेजेस हैं। आज का जो ये हम रखेंगे, इसको शॉर्ट ही रखेंगे, अगली वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, स्टार्ट कर दिया है। तो SEFCO 2025 इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई देहरादून में। तो द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, ये कहाँ पे है, CSIR दिल्ली में है, लेकिन IIP जुड़ गया अगर इसके साथ,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो CSIR की कई ब्रांचेस भी हैं ना, तो मेन CSIR का हेड ऑफिस सिर्फ CSIR का दिल्ली में है, लेकिन CSIR IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है? देहरादून में है। ये होस्ट कर रहा है 7वीं शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, सेफ्को 7th सेफ्को को होस्ट कर रहा है। और ये पहली बार हो रहा है ना, जब ये सेफ्को जो है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल लेवल का ये नहीं होता था, पहली बार इसको इंटरनेशनल लेवल का रिकॉग्निशन दिया गया है। तो पहला एडिशन जो सेफ्को का हुआ था वो 2017 में हुआ, ये अभी 7वां है। कॉन्फ्रेंस एंड ठीक है हैज़ इनटू एन इंटरनेशनल इवेंट, टर्न इनटू एन इंटरनेशनल इवेंट, बिफोर इट वाज नॉट एन इंटरनेशनल इवेंट, ये हमारा नेशनली ही होता था। इस बार इसमें काफ़ी जो आपके डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। फोकस क्या है? तो बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर बाय टैकलिंग चैलेंजेस इन द एनर्जी एंड केमिकल सेक्टर। थीम याद रखना, कैटलाइजिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर विद अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स। ठीक है, अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स। तो हाईलाइट क्या है SEFCO का? 3-day इवेंट है विद टॉक्स बाय ग्लोबल एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। ये सारी चीज़ें देखनी है क्या? नो अवॉइड करनी है। ये आपको मेंस में काम आएगा, इसलिए सारी चीज़ें ऐड करके रखा है। सपोर्टेड बाय टॉप ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है, EIL, गेल, एयरबस, क्रिस्टल, NRL, CPCL, RL सॉल्यूशंस, ये सारे हैं। ठीक है, CSIR के बारे में देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन 1942 में हुआ। ठीक है, इंडिया का एक लार्जेस्ट R&D जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम करता है। ठीक है, ये इतना हमको याद रखना है अबाउट CSIR। अब बात करते हैं, शिव की मूर्ति है लीव फॉर केदारनाथ श्राइन 2025। तो आप याद रखिए कि ये जो केदारनाथ श्राइन है कौन से ज़िले में पड़ता है? ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो हमको एक चीज़ और देख लेनी है कि 5 केदार हैं ना उत्तराखंड में, 5 केदार हैं, 5 बद्री है और 5 प्रयाग हैं। ये जो 5 केदार में हैं सबसे ज़्यादा फेमस हमारे केदारनाथ हैं, लेकिन आपसे पूछे कि सबसे हाईएस्ट कौन से हैं, तो तुंगनाथ, ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। तुंगनाथ महादेव का मंदिर सबसे हाईएस्ट है, और ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ये मंदिर ना झुक गया है। क्या हुआ है, क्यों झुका ये, लेकिन थोड़ा सा ये टिल्टेड हुआ है तुंगनाथ का। ठीक है, तो ये जो केदारनाथ से जो शिवा की आइडल है लीव फॉर केदारनाथ, तो कहाँ से जा रही है केदारनाथ? ये भी तो यहीं पे जो थोड़ा सा केदारनाथ का ये जो मंदिर है ये भी रुद्रप्रयाग में है। ये ऊकीमठ है, ऊकीमठ ये भी रुद्रप्रयाग में है। तो बहुत ज़्यादा जब ठंडी यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है तो ये जो विंटर होम ऑफ केदारनाथ है, केदारनाथ महादेव इज ऊकीमठ, तो ऊकीमठ से वापस जो है समर्स में इनको यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये की रिचुअल है, हर साल होता है। ठीक है, और सबके साथ होता है। गंगोत्री माँ गंगा का जो मंदिर है वहाँ पे भी 2 जो समर और विंटर का अलग अलग है, यमुना जी का अलग अलग है, सारे भगवान का जितने उत्तराखंड में है। ठीक है, याद रखना। तो ये कब हुआ, तो मंदिर कब खुला? 2 मई 2025 को। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो इसमें जो है कैसे ले जाते हैं, तो पंचमुखी डोली जाती है महादेव की। ठीक है, प्लैंकिन जाता है 5 फेस का। ठीक है, कहाँ कहाँ से होके जाता है, तो गुप्त काशी से फाटा गौरी कुंड होते हुए सीधे केदारनाथ पहुंचता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से ऊकीमठ, गौरी कुंड, केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ तो ये है। एवलांच अलर्ट इन उत्तराखंड, तो डिफेंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट है, इसने इश्यू किया है एवलांच वार्निंग 5 जिलों में। ठीक है, और ये अप्रैल की न्यूज़ है। ठीक है, तो डेडली एवलांच हिट माना चमोली नियर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, और ये 6-7 महीने पहले हुआ। इसमें 8 जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स थे मारे गए थे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के अलर्ट जो है DGRE ज्वाइन करता है, डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें ऑरेंज अलर्ट जो है चमोली में, ऑरेंज अलर्ट हाई रिस्क होता है, इसको चमोली के लिए किया गया। येलो अलर्ट जो मॉडरेट रिस्क का है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और जो आपका ग्रीन अलर्ट है बागेश्वर में, ये सबसे ज़्यादा लेस वो होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कुछ नहीं देखना है। एवलांच क्या है आपको पता है। ठीक है, एन एवलांच इज अ मास ऑफ स्नो एंड आइस अलॉन्ग विद रॉक्स एंड डेब्रिज रैपिडली स्लाइडिंग डाउन स्लोप ऑफ अ माउंटेन। इट कैन बी ट्रिगर्ड बाई किसी भी नेचुरल इवेंट्स लाइक हैवी स्नोफॉल, हैवी रेन, अर्थक्वेक, वीकनिंग ऑफ स्नोपैक और ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है। DGRE की बात करें अगर, तो ये DRDO का पार्ट है ना, प्रोवाइड्स टेरेन इंटेलिजेंस टू आर्म्ड फोर्सेस, इसका मेन काम है।
ठीक है, स्पेशलाइज करता है एवलांच और लैंडस्लाइड प्रिडिक्शन और मिटिगेशन में। 15 नवंबर 2020 को इसका फॉर्मेशन हुआ अंडर आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर। ठीक है, तो इसको दो इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बनाया गया है, याद रखना DGRE को, जो डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, DRDO के अंदर आता है, 2020 में बनाया गया, दो इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके। एक स्नो एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट है सेस चंडीगढ़, ठीक है, और डिफेंस टेरेन रिसर्च लेबोरेटरी है DTRL दिल्ली, इन दोनों को मर्ज करके, और इसका अभी जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ ही है, याद रखना, हेडक्वार्टर का है चंडीगढ़ है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने है उत्तराखंड को फटकार लगाई है थोड़ी सी, क्यों लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये कैंपा फंड आता है, कैंपा क्यों है, तो कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन ऑफ फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है कैंपा। कब बनी ये कमेंट में तब तक आप लोग बताओ, ठीक है। तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली कैग की रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है 148 आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, इनकी रिपोर्ट है कि ये जो कैंपा का फंड है इसको मिसयूज़ किया जा रहा है उत्तराखंड में, फ़ोन परचेज करने के लिए, आईफोन परचेज करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। बाद में इन्होंने अपनी सफाई दी है कुछ, ठीक है, कि और बोला है कि सिर्फ 1.8% ही टोटल फंड ऐसा हुआ है जिसको अनकाउंटेड फंड है, और आप इस पर बोल रहे हो वो फ़ोन वगैरह भी ऑफिस पर्पस से ही यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें ये बात की। तो CAG का एलिगेशन है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एलिजिबली यूज कैंपा फंड्स मीन फॉर अफॉरेस्ट्रेशन टू बाय आईफोन या लैपटॉप्स। तो ये बेसिकली अफॉरेस्ट्रेशन के लिए कौन देता है ये पैसा, जैसे कोई इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, ये बागेश्वर है, बागेश्वर में सोप स्टोन सैंड माइनिंग की जो है कोई इंडस्ट्री आई, सोप स्टोन माइनिंग के लिए बागेश्वर में कोई इंडस्ट्री आई, तो यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल नुकसान होगा, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से जो आएगा कि हाँ भाई इतना जो है आप इन्वायरमेंट को क्षति करोगे, तो उस हिसाब से आपको ये कुछ फंड डोनेट करना पड़ेगा अंडर कैंप इस इंडस्ट्री को, ठीक है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं पॉल्यूटर्स पे लायबिलिटी, है ना, कि जो पॉल्यूटर है वही लायबल है फॉर द पेमेंट, फॉर द मिटिगेशन, है ना, वही मिटिगेट करेगा, ठीक है। इंटरेस्ट नॉन पेमेंट, ठीक है, तो कह रहे हैं कि 275 करोड़ रुपए इन इंटरेस्ट 2019-22 से वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन स्टेट कैंपा फंड डिस्पाइट रिमाइंडर्स। कौन बोल रहा है, कैग बोल रहा है ना, कैग बोल रहा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कंप्लायंस अंडर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन एक्ट 2016, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपा क्या है, तो CAF एक्ट के थ्रू 2016 में आया और इसका रूल 2018 में है, ठीक है। तो रिप्लेस्ड एडहॉक कैंपा सिस्टम, तो पहले शुरू में एडहॉक आया था, बाद में इसको परमानेंट बॉडी बनाया गया है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैग की बात हमने कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 का ऑडिट करता है पब्लिक स्पेंडिंग की टू फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। वर्क इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है कैग क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कैग के बारे में, और हमने कैंपा के बारे में भी 2016 का एक्ट है, ठीक है। उत्तराखंड का पहला नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी IIT रुड़की में खोला गया, याद रखना। नैनो फैब्रिकेशन क्या है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। तो IIT रुड़की ने सेट किया है उत्तराखंड की पहली एडवांस नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी टू बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा मत याद रखना क्योंकि हो नहीं पाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पूछता भी, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर विद ताइवान की जो सेमीकंडक्टर सुपर चिप है, इसके साथ पार्टनरशिप हुई है। DST जो है ये फंडेड बाय DST है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विप विद हाई एंड टूल्स एक्सेट्रा, ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन दीज आर द मेन्स पॉइंट, हमको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, याद रखना आप लोग। लेकिन ये चीज़ देख के जाना कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और कुछ जो है सेमीकंडक्टर्स जो मटेरियल यूज होते हैं उन मटेरियल्स का आपको कुछ का जो है एग्जांपल्स दो, कुछ नाम लिखना साथ में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मटेरियल्स देखना कि कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर की लाइफ क्या है, ये सारी बातें, ओके। देन उत्तराखंड UCC,